बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। एडवांस अकाउंटिंग में हमारा चैप्टर है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज या कैश फ्लो स्टेटमेंट विदाउट एंट्रीज। कोई एंट्री नहीं मिलेगी इसमें आपको। अच्छा, अब इसमें एक फॉर्मेट है जो कि आपको याद होना चाहिए, और जो उसके ईजीएस्ट क्वेश्चंस आते हैं वो तो जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी होती हैं फॉर्मेट के अंदर, बगैर किसी वर्किंग के, ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा वर्किंग्स भी नहीं होती हैं और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस इस सवाल में होती हैं जब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में वो एसेट्स के हवाले से बात करता है कि एक एसेट है और उसको हमने बेचा, और उससे जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मौजूद होती है। अब पहले तो हम इसका एक दफ़ा फॉर्मेट समझ लेते हैं और उसके बाद फिर इसका पहले एक ईजीएस्ट क्वेश्चन उठाएंगे, इजी क्वेश्चन उठाएंगे, और उसके बाद जो है फिर हम उसके जो है वो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस की तरफ आएंगे और देखेंगे ये कितने क्या लेवल हो सकता है इसका कॉम्प्लिकेशन का। हेडिंग आप डालेंगे, कंपनी का नाम, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर द पीरियड एंडेड, दिया हुआ होगा क्वेश्चन में आपको। आपका जो नॉर्मली इसमें 2 ईयर्स का डेटा दिया होता है, जो करंट ईयर होगा आपका वो आपका पीरियड एंडेड होता है। फर्स्ट हेडिंग होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, सेकंड हेडिंग होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, थर्ड हेडिंग होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो रेयर होता है 5% 2% क्वेश्चन ऐसे जिसमें प्रॉफिट दिया हुआ होता है, अदरवाइज प्रॉफिट इस तरह निकलता है। रिटेन अर्निंग एंडिंग, कैश डिविडेंड ऐड, स्टॉक डिविडेंड ऐड, रिजर्व ऐड इंक्रीज, रिटेन अर्निंग ओपनिंग लेस, डिक्रीज इन रिजर्व लेस, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये उठाकर आपने ऊपर रखना है। नॉर्मली जो है रिजर्व वाली चीज़ नहीं आ रही होती, सिर्फ नॉर्मली जो है क्वेश्चन में रिटेन अर्निंग एंडिंग आती है, कैश डिविडेंड या स्टॉक डिविडेंड आता है, ओपनिंग रिटेन अर्निंग माइनस करते हैं, हमें नेट प्रॉफिट मिल जाता है। ये नेट प्रॉफिट हमने यहाँ रखना है। पहला काम जो हमारा है वो यही है कि ये नेट प्रॉफिट हमने जो है उठाकर इसको यहाँ रखना है। उसके बाद फिर हम एक हेडिंग लगाते हैं, सब हेडिंग एडजस्टमेंट्स, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, बैड डेट्स, ये अलाउंस फॉर बैड डेट्स होता है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट। सिंपल क्वेश्चन में सिर्फ डेप्रिसिएशन दिया हुआ होता है, और जो थोड़ी सी जिनमें कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वहाँ पे फिर ये लॉस ऑन सेल और गेन ऑन सेल मिल जाता है। अमोर्टाइजेशन भी नॉर्मली दिया होता है। अमोर्टाइजेशन का मतलब होता है डेप्रिसिएशन आपके टेंजिबल फिक्स एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है, अमोर्टाइजेशन इनटेंजिबल्स की वैल्यूज डिक्रीज होती है। और इनटेंजिबल्स में नॉर्मली यहाँ पे 2 चीज़ें आपके पास आ रही होती हैं जिनका अमोर्टाइजेशन होता है, गुडविल और पेटेंट्स। और अमोर्टाइजेशन इस तरह देते हैं कि आपके पास 2 तरह का डेटा दिया हुआ होता है। फॉर इंस्टेंस आपके पास 2012 2011 का डेटा दिया हुआ है, गुडविल दी हुई है आपके पास, गुडविल इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट। 11 में थी 25,000, 12 में हो गई 20,000, 5,000 से कम हुई। ये जो 5,000 का डिफरेंस आ रहा है ये कहलाएगा अमोर्टाइजेशन। और आपकी जो ये इंटेंजिबल एसेट्स अगर डिक्रीज हो रहे होंगे तो ये इधर अमोर्टाइजेशन के तौर पर आएंगे, और अगर आपके इंटेंजिबल्स इंक्रीज हो रहे होंगे, ये देखिए इंटेंजिबल इंक्रीज हो रहे होंगे तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएंगे, लेस होंगे। उसके अलावा आपने इन सबको प्लस माइनस करके एक अमाउंट निकालनी है जिसको आप नाम देंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस का। फिर आपने अपने करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ को देखना है, और करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ हम ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस रेशो वाला जो चैप्टर था उसमें हम ये सीख चुके हैं कि हमारे करंट एसेट्स कौन कौन से हो सकते हैं और करंट लायबिलिटीज़ हमारी कौन कौन सी हो सकती हैं। तो यहाँ पर हमने अपने करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ को लेना है एक्सेप्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश इक्विवेलेंट्स में आपकी बैंक आ जाता है, कैश और बैंक को छोड़ के बाकी हमने अपने करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ की इंक्रीज और डिक्रीज लेनी होती है। फॉर्मेट को देखते हुए लेना है। करंट एसेट्स इंक्रीज हो रहे होते हैं तो उनको लेस करते हैं, डिक्रीज हो रहे होते हैं तो ऐड करते हैं, करंट लायबिलिटीज़ इंक्रीज हो रही होती है तो ऐड होती हैं, डिक्रीज हो रही होती है तो लेस हो जाती है। और उसके बाद फिर आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आता है। सिर्फ एक सवाल पेपर में ऐसा है जिसमें टैक्स का इफेक्ट आया है,
तो इस वजह से यहाँ पर अगर टैक्स का इम्पैक्ट आ रहा है तो हम उसको लेस करवाएंगे। अदरवाइज यही अमाउंट, ये वाली, यही कहलाएगी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यही अमाउंट आपकी कहलाएगी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इंटरेस्ट और टैक्स वगैरह का नॉर्मली इम्पैक्ट नहीं आ रहा होता, और इस दफ़ा तो वैसे भी चांसेस हैं कि पेपर आपका इजी आएगा। वैसे एक दफ़ा इन्होंने टैक्स का इम्पैक्ट जो है वो क्वेश्चन में डाला है, तो यही आपका बन जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ अगर ये नहीं है। और ये नॉर्मली 99% केसेस में यही अमाउंट आपकी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होती है। फिर उसके बाद सेकंड हेडिंग हमारे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। आपके अब यहाँ पे करंट एसेट्स उठाए थे, यहाँ पर अब नॉन करंट या फिक्स एसेट्स हमने उठाने हैं, उनकी इंक्रीज डिक्रीज लेनी है। अगर वो इंक्रीज हो रहे हैं तो लेस करवाने, डिक्रीज हो रहे हैं तो ऐड करवाने। यानी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट, ये सारे आपके नॉन करंट एसेट्स होते हैं। हम ऑलरेडी इसकी वहाँ पर एक लिस्ट बना चुके हैं। तो इनको प्लस माइनस करके हमारे पास हो जाता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। फाइनली फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होती हैं। शेयर कैपिटल आपका आता है, क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, इंक्रीज हो रहा है तो ले लेंगे, ऐड करेंगे। या तो ये कांस्टेंट होता है या इंक्रीज हो रहा होगा। कांस्टेंट के केस में आपने नहीं लेना, इंक्रीज के केस में डिफरेंस आपने लेना। इंक्रीज जैसे अभी मैंने आपको बताया 2 साल का डेटा होता है, अगर बढ़ रहा हो तो इंक्रीज है, कम हो रहा हो तो डिक्रीज है। इसमें आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज की इंक्रीज और डिक्रीज हम लेते हैं, और कैश डिविडेंड पेड अगर क्वेश्चन में दिया हो उसको माइनस करते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आ जाता है, तीनों एक्टिविटीज को प्लस माइनस करवा देते हैं। अगर आंसर आपका नेट पॉजिटिव है तो प्लस कर दें, इसमें से ये एक माइनस है तो नेगेटिव है तो माइनस कर दें। तीनों को प्लस माइनस करके अगर हमारा नेट रिजल्ट आ रहा है पॉजिटिव तो ये कहलाएगा इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, और अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो ये कहलाएगा डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ओपनिंग कैश सवाल में दिया हुआ होगा, हम ऐड करेंगे तो एंडिंग कैश हमारे पास आ जाएगा। यही सेम एंडिंग कैश क्वेश्चन में जो एंडिंग कैश होगा उससे मैच करना चाहिए। अगर मैच कर रहा है तो उसका मतलब है आपका सवाल आपने बिल्कुल सही किया, और मैच नहीं कर रहा तो उसका मतलब है वो गड़बड़ कर दिया। ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट के हवाले से जो जो मैंने बातें कही हैं वो एक दो दफ़ा और सुनिएगा उसको, और इस फॉर्मेट को कोशिश करें कि ये फिंगर टिप्स पे आ जाए, उसको अच्छी तरह से रट्टा लगाने। अब ऐसा क्वेश्चन देखते हैं, पहले एक ईजीएस्ट क्वेश्चन उठाते हैं, ये कहानी हमें आसानी से समझ में आ जाए। मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 2011 प्राइवेट, क्वेश्चन नंबर 3 एडवांस अकाउंटिंग। 11 प्राइवेट देख लेते हैं। 11 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, ये वो सवाल है, ये वो खुशकिस्मत सवाल है, ये उन खुशकिस्मत स्टूडेंट्स के लिए आया था कि जिनको जो है वो नेट इनकम बनी बनाई क्वेश्चन में दे दी गई थी। तो अगर हम क्वेश्चन देखें तो इसमें एडिशनल डेटा है, और एडिशनल डेटा में हमें एक अदद नेट इनकम नज़र आ रही है। अगर हम उसका रिक्वायर्ड देखें तो पहले रिक्वायर्ड में कह रहा है कि वर्किंग कैपिटल फॉर द बोथ ईयर, तो वर्किंग कैपिटल हमें पता है, हम ऑलरेडी रेशो में सीख चुके हैं करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। तो इसमें से आप करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज़ का डिफरेंस लेके दोनों ईयर्स का वर्किंग कैपिटल निकाल सकते हैं। तो ये यहाँ पर इसकी वर्किंग हो रही है। अच्छा जी, अब हम सवाल की तरफ आते हैं। कंपनी का नाम है जुबैर लिमिटेड, हम बना रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, और ये फॉर द पीरियड एंडेड December 31st 2011। इसका जो करंट ईयर है वो December 31st 2011 है, तो ये हमने इसकी पूरी हेडिंग डाल दी। फर्स्ट हमारी हेडिंग होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की, जिसमें हमने क्या लेना है, सबसे पहले हमने उठाना है अपने नेट प्रॉफिट को। तो ये हमारा नेट प्रॉफिट आ रहा है बिफोर टैक्स 90,000। यही क्योंकि अब देखिए इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन वगैरह कुछ भी नहीं है, इजीएस्ट क्वेश्चन आया था, बहुत आसान था, खुशकिस्मत बच्चों का ये सवाल था। तो यही 90,000 उठा के मैंने इसको नाम दे दिया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, क्योंकि एडजस्टमेंट ये कुछ भी नहीं है, ये पूरा एरिया स्किप हो चुका है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस भी सेम 90,000 ही रहेगा। अच्छा जी, अब हमने अपने करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को उठाना है एक्सेप्ट कैश और बैंक।
मर्चेंडाइज इन्वेंट्री देखें 175 से 162 500 हो गया, इसका मतलब है डिक्रीज हो रहा है, करंट एसेट्स डिक्रीज होते हैं तो हम उनको ऐड करते हैं फॉर्मेट के हिसाब से। प्रीपेड है 45 टू 40 हुआ है, 45 से 40 हो रहा है, 5000 से ये भी डिक्रीज हो रहा है, ऐड कर देंगे। अकाउंट रिसीबल 160 से 175 हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो करंट एसेट अगर इंक्रीज होते तो हम उनको लेस कर देते हैं। फिर हमारे पास करंट लायबिलिटी सिर्फ एक ही आ रही है, डिबेंचर नॉन करंट है, अकाउंट्स पेबल करंट है, तो डिबेंचर्स को यहाँ पे फिलहाल इस्तेमाल नहीं करेंगे। अकाउंट्स पेबल डिक्रीज हो रहा है, लायबिलिटी डिक्रीज होती है करंट, तो उसको हम लेस करते हैं। इनको हमने प्लस माइनस कर दिया, जब हमने इनको प्लस माइनस कर दिया तो हमारे पास जो अमाउंट आई वो कहलाएगी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो ये पहला काम हमने जो है उसको कंप्लीट कर लिया है। अच्छा जी, अब इसमें हमारी दूसरी एक्टिविटी है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जैसे यहाँ पर हमने देखा था कि नॉन करंट एसेट्स के इंक्रीज और डिक्रीज, इसमें इंटेंजिबल्स नहीं है हमारे पास, गुडविल या पेटेंट्स वगैरह, तो हमने जो है नॉन करंट एसेट्स उठाने जो कि सिर्फ इसमें प्लांट एसेट्स नज़र आ रहे हैं, जो कि पहले 415 थे, अब 440 हो गए हैं, यानी इंक्रीज़ हो गए हैं। और अगर ये इंक्रीज़ होते हैं तो हम इनको माइनस करते हैं या लेस करते हैं। तो यहाँ पर आकर हमने इंक्रीज़ इन प्लांट एसेट्स का नाम देकर और उसको हमने 25,000 से माइनस किया है। तो हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, यही 25,000 मैंने नीचे कॉपी कर दिया है। तीसरी हमारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो कहलाती हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंसिंग में हमारे पास शेयर कैपिटल का इंक्रीज़ आता है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ अगर इंक्रीज़ हो रही होती हैं तो हम उनको जो है वो ऐड करते हैं, और अगर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हमारी डिक्रीज़ हो रही होती है तो हम उनको लेस करते हैं। यहाँ पर हमारे पास लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ एंड डिबेंचर पेएबल जो कि डिक्रीज़ हो रही हैं, कैपिटल हमारा है इंक्रीज़ हो रहा है, और कैश डिविडेंड हमारे पास आ रहा है। तो तीनों एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं। कैपिटल 570 से 605 हुआ, इंक्रीज़ हुआ 35,000 से, तो ये हमने यहाँ पर इंक्रीज इन कैपिटल के नाम से 35,000 रुपीज़ शो कर दिए। उसके बाद जो है हमारे पास डिबेंचर्स हैं, डिबेंचर्स हमारे जो हैं वो डिक्रीज़ हो रहे थे 35,000 से, उनको हमने नेगेटिव दिखा दिया, और कैश डिविडेंड 75,000 से ये भी डिक्रीज़ हो रहा था, इसको भी हमने, ये पेमेंट होती है तो ये इसको तो नेगेटिव ही हमने शो करना होता है। उसके बाद इन तीनों को हमने प्लस माइनस किया तो 75,000 नेगेटिव बैलेंस हमारा आ गया, इसको हमने नाम दे दिया कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अब अगर हम इन तीनों एक्टिविटीज़ का टोटल करें, पहली थी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये थी 82,500 पॉजिटिव, उसमें से 25,000 हमने कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ माइनस कर दिए, और हमने 75,000 कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को भी माइनस कर दिया। तो हमारा जो नेट रिजल्ट आ रहा है 17,500, 17,500 नेगेटिव आ रहा है, जिसको हमने नाम दे दिया डिक्रीज इन कैश, डिक्रीज इन कैश का नाम दे दिया। अब हमारे क्वेश्चन में ओपनिंग कैश दिया हुआ था 105,000, 1,05,000, ये मैंने ऐड किया, जब ये मैंने ऐड किया तो मेरा आंसर आ रहा है 87,500, और यही सेम, इसको मैंने कैश एट एंड लिखा, और यही सेम कैश एट एंड अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास मौजूद है। इसका मतलब है कि हमने इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही किया है। तीनों एक्टिविटीज़ को प्लस माइनस करके जो भी अमाउंट आएगी उसमें आपने ओपनिंग कैश को ऐड करना है, जो रिजल्ट आएगा आपका वही सेम आंसर आपके क्वेश्चन में एंडिंग कैश होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसका मतलब है कि कोई मिस्टेक हुई है इसमें। तो ये हमारा एक ईजीएस्ट क्वेश्चन था इसका कैश फ्लो का, और ये था 2011 का प्राइवेट। अब ये 2014 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 4 है, और 2014 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने हमें नेट इनकम नहीं दी है। अब नेट इनकम की वर्किंग हमें करना होगी। नेट इनकम की वर्किंग करने के लिए सबसे पहले हम रिटेन अर्निंग एंडिंग उठाएंगे, जो 14 में रिटेन अर्निंग हमें नज़र आ रही है 89,600। इसमें हम ऐड करेंगे स्टॉक डिविडेंड जो हमारे पास मौजूद है। अच्छा, यहाँ पे तो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, हमने सिर्फ वही नाम देने हैं जो कि क्वेश्चन में हमारे पास है। तो स्टॉक डिविडेंड क्योंकि नहीं है उसको यूज़ नहीं करना आपने, और रिज़र्व हमारे पास नहीं है तो ये भी यूज़ नहीं होगा, उसका नाम भी आपने नहीं यूज़ करना।
और रिज़र्व का डिक्रीज़ भी आपने नहीं दिखाना। तो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ रिटेन अर्निंग एंडिंग मौजूद है। कैश डिविडेंड रिक्वायर्ड के ऊपर लिखा हुआ है 22,400, ये हम ऐड कराएंगे और रिटेन अर्निंग ओपनिंग 40,000 हम लेस करेंगे तो हमें हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल जाएगा। अच्छा जी, अब हमने हेडिंग लगा दी अल्काइम कॉरपोरेशन कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द पीरियड एंडेड दिसंबर 31st 2014। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ये प्रॉफिट उठा के हमने यहाँ रख दिया। इस सवाल में भी किसी किस्म का कोई डेप्रिसिएशन वगैरह हमारे पास मौजूद नहीं है, तो यही डायरेक्ट अमाउंट जो है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस बन गई। अब हम आते हैं अपने करंट एसेट्स की तरफ। कैश को छोड़ते हुए काम करना है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ डिक्रीज़ हो रही है, पहले थी अब नहीं है, डिक्रीज़ हो रही है, ऐड करेंगे। और अकाउंट सीबल भी डिक्रीज़ हो रहा है, ऐड करेंगे डिफरेंस। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री भी डिक्रीज़ हो रही है, ऐड करेंगे इसका भी डिफरेंस। प्रीपेड हमारा जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है 16,000 से 21,600, लेस करेंगे। और अकाउंट्स पेबल हमारा इंक्रीज़ हो रहा है 68 से 100 हो गया है, करंट लायबिलिटी है, ऐड करेंगे। और अक्रूड एक्सपेंसेस जो है 8,000 से ये भी इंक्रीज़ हो रहा है, इसको भी हम ऐड करेंगे, ये भी हमारी करंट लायबिलिटी है। अब इन सबको प्लस माइनस कर देंगे, 72,000 में सारे प्लस माइनस कर देंगे तो हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आ जाएगा। फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है, दो नॉन करंट एसेट है, एक लैंड और एक बिल्डिंग है। ये दोनों पहले नहीं थे, अभी आ गए, इसका मतलब है दोनों इंक्रीज़ हो रहे हैं। इंक्रीज़ का मतलब है दोनों को नेगेटिव दिखाना है और इनका टोटल आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंसिंग में यहाँ पर शेयर कैपिटल होता है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है और हमारे पास जो होता है वो कैश डिविडेंड होता है। शेयर कैपिटल कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मैंने बताया जब कांस्टेंट हो तो नहीं लेते, या ये कांस्टेंट होता है या इंक्रीज़ हो रहा होता है। शेयर कैपिटल को हम इग्नोर कर देंगे। हमारे जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स पेबल हैं पहले नहीं थे अब आ गए हैं, इसका मतलब है ये इंक्रीज़ हो रहे हैं, ये इंक्रीज़ हो रहे हैं तो उसको हमने पॉजिटिव शो करना है। कैश डिविडेंड जो है वो उसको हम नेगेटिव दिखाएंगे हमेशा, ये हमने इसको माइनस कर दिया, इन दोनों को प्लस माइनस करवाया, 137,600 आया, ये हमारा आ गया कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अब हमने अपनी तीनों एक्टिविटीज़ के टोटल्स उठा लिए, तीनों को प्लस माइनस किया, नेगेटिव 56,000 बचा, नेगेटिव बच रहा है इनका आंसर। नेट रिजल्ट ये डिक्रीज इन कैश आ गया। उसके बाद इसमें हमने अपना कैश एट स्टार्ट ऐड कर दिया जो क्वेश्चन में दिया हो, तो 96,000 हमारा आंसर आया 40,000 और ये आंसर एग्जैक्ट क्वेश्चन में दिए हुए कैश एट एंड से मैच करना चाहिए। अच्छा जी, अब मैं एक दो क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ, उनको आपने ट्राई करना है। पहला क्वेश्चन है 2009 रेगुलर, क्वेश्चन नंबर 2009 का रेगुलर है और क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पर इस सवाल में अगर हम देखें तो कैश को छोड़ते हुए अकाउंट सीबल हमारा करंट एसेट है, ऑफिस सप्लाईज करंट एसेट है, अक्रूड इनकम करंट एसेट है, अक्रूड इनकम करंट एसेट है, और इसके अलावा अकाउंट्स पेएबल करंट लायबिलिटीज़ है और अक्रूड यूटिलिटीज़ करंट लायबिलिटी है। अच्छा, अब यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में नेट इनकम निकालनी होगी, नेट इनकम की वर्किंग करके नेट इनकम हम निकालेंगे। और उसके अलावा यहाँ पर अब हमारे पास डेप्रिसिएशन भी मौजूद है, जो हमारे फॉर्मेट में ये जो डेप्रिसिएशन आ रहा है ये अब मानेंगे। ये किसकी अमाउंट कैसे आएगी, आप क्वेश्चन में देखें, प्लांट एंड इक्विपमेंट के नीचे उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ रहा है, ब्रैकेट्स में दिया हुआ है, ब्रैकेट से कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट्स में दिया हो ना ब्रैकेट्स में दिया हो, हमने इसका डिफरेंस लेकर इसको यहाँ पर एज अ डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। डिफरेंस आ रहा है हमारे पास 12,000 का, ये हमने डेप्रिसिएशन के तौर पे यहाँ पे इसको दिखाना है। इस क्वेश्चन में भी अमोर्टाइजेशन वगैरह हमारे पास नहीं है, बैड डेट्स भी नहीं है, लॉस ऑन सेल और गेन ऑन सेल नहीं है। तो यहाँ पर अब हमारे पास एक डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ जाएगी जो इन दोनों का डिफरेंस होगा, दोनों एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसके ब्रैकेट से हमने कोई लेना देना नहीं है, ब्रैकेट से हमने कुछ नहीं करना है, हमने जस्ट उसको डिफरेंस लेके यहाँ पे ले लेना है। उसके बाद बाकी सारी चीज़ें हमारी बिल्कुल वैसे ही हैं। नेट इनकम हमने यहाँ पे निकाली है,
डेप्रिसिएशन ले लिया हमने। और उसके बाद यहाँ पर अभी एक नई चीज़ हमें नज़र आ रही है, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जाएंगे, ये इंक्रीज़ हो रहे हैं। हम यहाँ पे दिखाएंगे इंक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स, और इसको हम यहाँ से माइनस कर देंगे। बाकी वैसे ही क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करके ट्राई कर सकते हैं। तो रिजल्ट बाकी सारा काम हमने वैसे ही करना है। इसके बाद एक और क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, और वो है 2018 का प्राइवेट, और 18 के प्राइवेट में क्वेश्चन नंबर 6 है। 18 के प्राइवेट में हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 18 प्राइवेट, 2018 का प्राइवेट है। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में नेट इनकम इन्होंने हमें दी हुई है बैम्स कंपनी की 93,000, तो वो हम एज इट इज़ नेट इनकम जो है वो यहाँ पे रख देंगे। डेप्रिसिएशन की अमाउंट इन्होंने खुद से बनी बनाई हमें दी हुई है 34, और जैसे अभी पिछले सवाल ने बताया, अगर आप ले जाके वहाँ पे देखें तो 32 प्लस 66, 32 और 66 का डिफरेंस जो आ रहा है, ये भी एग्जैक्ट 34,000 ही आ रहा है। कैश डिविडेंड इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो उसकी तो फिलहाल नेट इनकम तो हम बनी बनाई दी हुई है, तो हम उसको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, उसके अलावा बॉन्ड्स पेएबल अमाउंटिंग टू 50,000 वर रिडीम्ड। इन ये जो कुछ इन्होंने ट्रांजेक्शन दी इनको कुछ नहीं करना है, हमने अपने क्वेश्चन को वैसे ही नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना है। बॉन्ड्स पेएबल डिक्रीज़ हो रहा है, तो बॉन्ड्स पेएबल डिक्रीज़ हो रहा है, हम इसको यहाँ पे ले जाएंगे और इसको हम लेस कर देंगे। एग्जैक्टली 50,000 जो उन्होंने नीचे बताया है वही चीज़ आ रही है। ऑर्डिनरी शेयर्स 42,000 इशू किया है, अगर हम यहाँ पे आगे देखें तो हमारा कैपिटल जो है एग्जैक्ट 42,000 से इंक्रीज़ हो रहा होगा, हम उसको यहाँ पे शो कर देंगे। लैंड वॉज सोल्ड फॉर इट्स बुक वैल्यू, लैंड का डिफरेंस आ रहा है 20,000 का, डिक्रीज इन लैंड हम यहाँ पर उसको इन्वेस्टिंग में ऐड कर देंगे। नीचे ट्रांजैक्शंस इन्होंने सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी हुई हैं, आपने अपना जैसा काम जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने किया वैसे ही इसको भी सॉल्व करना है। तो ये भी बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही आपने इसको सॉल्व करना है, तो ये इसको भी ट्राई करें, और ये दो क्वेश्चन जो हैं ये ट्राई करें, इंशाल्लाह इसका रिजल्ट जो है बिल्कुल सही आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें फिर जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, जिसमें एसेट्स के हवाले से बात हो रही होती है, वो क्वेश्चन में हम उनको भी देख लेते हैं। अब ये एक कॉम्प्रीहेंसिव सवाल है हमारा कैश फ्लो का, 2016 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 3। कॉम्प्रीहेंसिव सवाल है, और इसमें ये तमाम जितनी भी मैंने कहा था जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो सारी की सारी इसी क्वेश्चन में आ जाएंगी। अच्छा जी, अब देखेंगे इसने फारूकी लिमिटेड की बैलेंस शीट दी है, 15 और 16 का डेटा दिया हुआ है। नेट इनकम यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो पहला काम हमने यही करना है कि हमने नेट इनकम की वर्किंग करनी है। रिटेन अर्निंग एंडिंग उठाएंगे हम, और रिटेन अर्निंग एंडिंग हमारे पास 72,000 है। इस क्वेश्चन में कैश डिविडेंड और स्टॉक डिविडेंड दोनों दिए हुए हैं, वो ऐड करवाएंगे। और रिटेन अर्निंग ओपनिंग क्वेश्चन में दी हुई 89,000, उसको हम लेस कर देंगे, तो 26,000 हमारा प्रॉफिट आ जाएगा बिफोर टैक्स। और ये प्रॉफिट उठाकर हम एज यूजुअल अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में डाल देंगे। उसके बाद अब यहाँ पर जब हम एडिशनल इंफॉर्मेशन देखें तो यहाँ पर एक दो चीज़ें वो हमें बता रहा है। सबसे पहले कह रहा है मशीन लैंड कॉस्टिंग 20,000 वॉज सोल्ड फॉर 40,000। अब हमें कुछ वर्किंग्स करनी है। लैंड की कॉस्ट कह रहा है 20,000 है, उसको हमने 40 का बेचा है, इसका मतलब है 20,000 रुपये हमने उसको गेन पे बेचा है। तो ये एक चीज़ नई हमारे पास आ गई, गेन ऑन सेल, और ये गेन ऑन सेल हमने यहाँ पर अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में डालना है उसको। उसके बाद ये कह रहा है जो कि ये वाली ट्रांजैक्शन जो है नंबर 2, ये अक्सर क्वेश्चंस में ये वाली ट्रांजैक्शन जो है पूछता है, इस तरह की ट्रांजैक्शन आ रही होती है। मशीनरी कॉस्टिंग ₹40,000 was sold for ₹18,000, its book value was ₹14,000। ये ट्रांजैक्शन जो है ये अक्सर व बेशतर आती रहती है। अब जब ऐसी ट्रांजैक्शन आए तो उसके लिए आपने फ़ौरन दो टी अकाउंट्स ओपन करने हैं। एक आपने उस एसेट का, चाहे मशीनरी हो, बिल्डिंग हो, इक्विपमेंट हो, उसका टी अकाउंट, और एक उसके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का आपने टी अकाउंट जो है वो ओपन करना है। तो ये दो काम आपने करने हैं, ये दो टी अकाउंट्स आपने जो है वो बनाने। मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस और एंडिंग बैलेंस आपने
पुट करना है मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस। अगर आप क्वेश्चन देखें तो 180,000 है, ये ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट साइड पर आएगा। एंडिंग बैलेंस दिया हुआ 200,000, ये हमेशा क्रेडिट साइड पर जाएगा। अब आपने एक वर्किंग करनी है, लेकिन वर्किंग से पहले एक्यूमुलेटेड का भी डाल दें। तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग 44 है और एंडिंग जो है उसका 60,000 है। अच्छा जी, अब हमने ये छोटी सी वर्किंग करनी है। वर्किंग हमने ऐसे करनी है कि उसने कहा है मशीन की कॉस्ट 40,000 है और उसकी बुक वैल्यू 14,000 है। आप ये चीज़ें डालनी, कॉस्ट एक्यूमुलेटेड अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन दोनों का डिफरेंस होता है बुक वैल्यू, और फिर जितने का सेल कर रहे हैं वो माइनस करते हैं। अगर हमारा आंसर जो है वो पॉजिटिव आ रहा हो, पॉजिटिव आंसर हो, तो आपका ये लॉस होगा, और अगर आपका आंसर जो है पॉजिटिव है तो लॉस है, और अगर आपका आंसर नेगेटिव है तो ये गेन होगा। पॉजिटिव आंसर है तो लॉस है, और अगर नेगेटिव आपका आंसर है तो ये गेन होगा। तो हमारा आंसर, क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है, ये हमारा गेन है। अच्छा जी, तो ये यहाँ तक हो गया। एक ये हमने वर्किंग करी। अब इस वर्किंग से हम कुछ चीज़ें जो हैं टी अकाउंट्स में लेके जाएंगे। सबसे पहले हमने ये जो कॉस्ट है 40,000, ये मैं मशीनरी के टी अकाउंट में यहाँ 40,000 लीजिए, मैंने क्रेडिट कर दिया इसको। फिर जो ये एक्यूमुलेटेड अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन आ रहा है, जो कि बुक वैल्यू और कॉस्ट का डिफरेंस है, ये है 26,000। ये मैं एक्यूमुलेटेड के टी अकाउंट में इसको डेबिट पे ले गया। तो ये काम लाजमी करना है। कॉस्ट क्रेडिट पे जाएगी, इसका अलाउंस जो है वो डेबिट पे जाएगा अलाउंस के टी अकाउंट पे। अब यहाँ पे मैंने बैलेंसिंग फिगर निकाल ली है। ये अमाउंट दी हुई थी, ये ऐड हुई, ये लेस किया, ये बचा, ये परचेज है, ये इन्वेस्टिंग में जाएगा, इन्वेस्टिंग में जाके वहाँ से ये लेस हो जाएगा। उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का एंडिंग दिया हुआ है, और ये हमने अमाउंट डाली है, ओपनिंग लेस कर दिया, ये अमाउंट बच गई, ये डेप्रिसिएशन आ गया हमारा। ये जो डेप्रिसिएशन है, ये वाला डेप्रिसिएशन ये इधर आएगा, ये हमने यहाँ पे डालना है इस डेप्रिसिएशन को। डेप्रिसिएशन की अमाउंट अब इस तरह से हमने जो है उसकी वर्किंग की है और उसको निकाला है। तो ये टी अकाउंट जब तक नहीं बनेंगे उसमें वैल्यूज पुट करके हम जो है वो आगे काम नहीं कर सकते। तो इस एक जो ट्रांजैक्शन नंबर 2 दी हुई थी उससे हमने एक तो ये गेन निकाला जो ऑपरेटिंग में जाएगा, लेस होगा। 18,000 रुपये सेल है, इन्वेस्टिंग में जाएगी, ऐड होगी। परचेज इन्वेस्टिंग में जाके लेस होगा, डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग में जाकर ऐड होगा। तो एक ट्रांजैक्शन से 4 चीज़ें हमारे पास आ गई। उसके अलावा अगर हम क्वेश्चन देखें तो हमें गुडविल भी नज़र आ रही है, और गुडविल की वैल्यू पहले 40,000 थी, अब हो गई है 30,000। इसका मतलब है कि ये जो 10,000 का डिफरेंस आ रहा है, अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में भी समझाया था, तो अमोर्टाइजेशन है। ये अमोर्टाइजेशन भी हमारी जो है वो यहाँ पर आएगी। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव सवाल है, जो सारी चीज़ें जो हैं निकल रही हैं, और इन चीज़ों को फिर हमने यहाँ पे पोस्ट करना होगा। अब ये हमारी वर्किंग्स हो गई इसकी, और अब हम अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं। जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं तो वैसे ही हमने हेडिंग वगैरह डालनी है, सारा काम करना है। नेट प्रॉफिट हमारे पास आ रहा है 26,000, ये मैंने यहाँ ले लिया। फिर एडजस्टमेंट्स आती हैं, तो एडजस्टमेंट्स में सबसे पहले डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन की हमारी जो है वो ये अमाउंट आएगी। अमोर्टाइजेशन ये वाला आएगा। गेन जो हमने मशीनरी बेची है, गेन हमेशा लेस होता है, और लैंड का गेन ये भी हमने लेस करना है। तो सारे आइटम्स हमारे पास यहाँ पर आ गए। जब इधर प्रॉफिट है प्लस माइनस किया, और ये हमारा आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। उसके बाद अब हमने अपने वैसे ही करंट एसेट्स और लायबिलिटीज़ को लेना। अकाउंट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज, प्रीपेड, ये हमारे 3 अदद
करंट एसेट्स आ रहे हैं, और अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज़ हो रहा है, ऐड होगा, मर्चेंडाइज डिक्रीज़ हो रही है, ऐड होगी, प्रीपेड इंक्रीज़ हो रहा है, लेस हो जाएगा। दो हमारे पास करंट लायबिलिटीज़ हैं, अकाउंट्स पेएबल डिक्रीज़ हो रहा है, लेस होगा, और अक्रूड इंक्रीज़ हो रहे हैं, ऐड होंगे। ये प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास 54,000, इनको प्लस माइनस किया तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हमारी आ गई। इन्वेस्टिंग में अब हमने जो है अब यहाँ से डेटा उठाना है। लैंड जो हमने सोल्ड किया है 40,000, ये अब हम यहाँ से लेंगे। ये 40,000 का लैंड आ जाएगा इन्वेस्टिंग में, सोल्ड किया है तो इसको हम ऐड करवाएंगे, ये आ गया यहाँ पे। क्योंकि अगर हम देखें तो ये सेल हो रहा है, सेल का मतलब है कि ये डिक्रीज इन लैंड है, और डिक्रीज हम हमेशा ऐड करवाते हैं। उसके बाद यहाँ से ये परचेज है 60,000 की, और ये सेल है 18,000 की, ये ऐड होगी, ये लेस होगी। मशीनरी परचेज 60,000 लेस हुई, पर वर्किंग में निकाले, 18,000 सेल ऑफ मशीनरी ऐड कर दी, प्लस माइनस किया, 2,000 रुपये नेगेटिव बैलेंस इसका आ गया। फाइनेंसिंग में एक तो हमने लेना है शेयर कैपिटल, 50,000 से इंक्रीज़ हो रहा है। अब इसमें एक चीज़ का ख्याल करना है कि शेयर कैपिटल में से ये स्टॉक डिविडेंड माइनस करेंगे। शेयर कैपिटल में से आपने स्टॉक डिविडेंड को लेस करना है, शेयर कैपिटल में से आपने स्टॉक डिविडेंड को लेस करना है, शेयर कैपिटल में से आपने स्टॉक डिविडेंड को लेस करना है। ये अमाउंट हमारे पास आ गई। बॉन्ड्स डिक्रीज़ हो रहे हैं, लेस होंगे, कैश डिविडेंड हमेशा लेस होगा, प्लस माइनस किया हमारे पास 63,000 बचे, 73 पॉजिटिव, 2 नेगेटिव, 63 नेगेटिव, 73 में से 2 और 63 निकाल दिए, बचा 8,000 पॉजिटिव, ओपनिंग कैश 10,000 ऐड कर दें, 18 बन रहा है, और हमारा एंडिंग कैश जो है ये भी 18,000 बन रहा है। तो ये थोड़ा सा इसमें ये कॉम्प्रीहेंसिव सवाल है, इसको एहतियात से इस तरह के क्वेश्चंस को देखें, और क्वेश्चंस के मैं भी आपको बताऊंगा, वो क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा। इजी क्वेश्चंस भी हमने देख लिए, और ये जो इसमें कॉम्प्लिकेशन है इस सवाल में, ये भी हमने जो है वो देख लिया है। तो बाकी ये है कि फिर इसके क्वेश्चंस ट्राई करें, कोई इशू होता है तो फिर हम उसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।